बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस के बारे में होगा कि किस तरह से आप एक नया सेट डिज़ाइन करते हैं कि जो एलिमेंट जिसके आपस में एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो होता है और हर एलिमेंट का नाम लें तो वो जवाब 1 आता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड सीक्वेंस, और इसको डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स भी पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम ग्राम श्मिट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जनरेट होती हैं। तो आज हमारे जो कोर्स है उसकी आउटलाइन है बेसिकली द ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड द सीक्वेंसेस, पैथागोरियन रिलेशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंटनेस, and then examples of orthonormal sets and the sequences. तो basically orthogonality of elements plays a basic role in inner product space and the Hilbert space। यानी कि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इस तरह के एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर लें कि जिनका आपस में आप इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है और आपस में हर एक का नाम जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आता है। और हिल्बर्ट स्पेस में भी यही स्ट्रक्चर अगर एग्जिस्ट करे of a particular interest or set those elements orthogonals in pairs, कि हमारे पास यानी कि we are interested all those pairs कि आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स ऑब्टेन हो जाएं जो कि आपको ये वैल्यू दें कि देखें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा सेट बनाता हूँ। V एक इस तरह का सेट है कि आप यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं x 0, दूसरा आपके पास है 0 y और तीसरा इसका कंपोनेंट है 0 0। ये 3 एलिमेंट्स हमने एक सेट में ले लिए। अब आप यहाँ से ये आपका एक v जो है इट्स अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का एक सबसेट है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहाँ पे सपोज इसको कह देते हैं v1, इसको कह देते हैं v2, इसको आप कह देते हैं v3। अगर आप देखें v1 का इनर प्रोडक्ट v2 के साथ क्या है तो आपको जवाब जो है वो 0 मिलेगा। v1 का इनर प्रोडक्ट v2 के साथ, v1 का इनर प्रोडक्ट अगर आप v3 के साथ देखें तो जवाब 0 आएगा। 0 के साथ हर वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 होता है। v2 का इनर प्रोडक्ट आप v3 के साथ देखें तो आपके पास जवाब जो है वो 0 आएगा। इसी तरह ये रिवर्स भी करते हैं तो आपके पास तमाम के तमाम 0 आ गया। तो वी आवर इंटरेस्ट इज फोकस ऑन दैट कि आप इस तरह के एलिमेंट्स ऑब्टेन करें कि ऐसे ऑर्थोगोनल पेयर आपको मिल जाएं। ये आपको ऑर्थोगोनल पेयर मिल रहे हैं। ऑर्थोनॉर्मल की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे हम। यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस रिमेंबर अ familiar situation in Euclidean space R3. In space R3, a set of that kind is set of 3 unit vectors in a possible direction that axis of a rectangular coordinate system, and we also call them E1, E2, E3. अब देखें R3 की जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है, R3 के अंदर आप ना सपोज एक बहुत छोटा सा सेट ले रहे हैं जिसके अंदर आपके पास ना E1, E2, E3 3 स्टैंडर्ड बेसिस मौजूद हैं। E1 इस तरह के 1 0 0, E2 आपके पास क्या होता है हमेशा 0 1 0 R3 के लिए, E3 जो है दैट इज द 0 0 1। अब आप देखें आप किसी भी EI का EJ के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास जवाब 0 आएगा फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। जब भी I और J यानी कि 2 डिस्टिंक्ट लें, I यानी कि 1 3 1 2 1 3, आप I 1 है दूसरा 2 ले लें, 1 है तो 3 ले लें, 2 है तो 3 ले लें, डिस्टिंक्ट लें तो हर एक के लिए आपके पास जवाब 0 आएगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के कौन कौन से सेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज वेक्टर्स फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। ये जो आपके पास है ये तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास बेसिस भी है, और ना सिर्फ बेसिस है बल्कि हम इसे स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, क्योंकि हर एक आप नाम लें, E1 का नाम लें, इस तरह E2 का नाम लें वो, और E3 का नाम लें, तमाम के नाम जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। 1 का इक्वल आता है, इस वजह से हम इसे स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं। और आपके पास ना ये आपके पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अभी हम ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिफाइन करने भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वी आर इंटरेस्टेड टू सी दैट सच अ पेयर्स जहाँ पे आप इसके अंदर के तमाम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट आपस में 0 ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो दीज वेक्टर्स आपके पास ना दीज वेक्टर्स फॉर्म ए बेसिस फॉर R3 सो दैट every x belong to the R3 has a unique representation। अब देखें R3 के एलिमेंट की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। X3 का एलिमेंट किस तरह का होगा, आपके पास कोई भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये है। अब इस अल्फा 3 अब आप देखें आपका अगर ये है तो आप हर कंपोनेंट को, हर x को
जो भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इसके अंदर है उसके लिए ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड बेसिस। कैसे? देखें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा 1 को E1, E1 क्या है आपके पास 1 0 0 प्लस सेकंड आपके पास अल्फा 2 है, अल्फा 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 0 प्लस अल्फा 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 1। तो आपके पास हर एलिमेंट यूनिकली रिप्रेजेंट हो गया। और देखें ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होती है, आपकी कोई और आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ कोई और ऐसे स्केलर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि आपके पास दोबारा ये वाला एक्स आ जाए। हर इस एक्स के कंपोनेंट के लिए एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी। मिसाल के तौर पर देखें, अब आपके पास ना यहाँ पे E1 क्या था, E1 आपके पास ना लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने जो एलिमेंट ऑब्टेन किया दैट इज लॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द जी एक्सिस। तीनों एक्सिस हमारे पास इस तरीके से मौजूद हैं कि हम इनका इनर प्रोडक्ट लेकर आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 0 0 मौजूद है, दिस इज इसमें आपके पास तमाम वाई में जो कोऑर्डिनेट हैं E 0 0 1 और फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अगर इसे कहूँ 0 1 0 तो ठीक है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वाई एक्सिस 0 1 0 और ये आपके पास क्या है 0 0 1। तो ये तीनों आपको E1 E2 E3 अलॉन्ग Z एक्सिस पर आपको यूनिट वेक्टर्स मिल रहे हैं R3 में रिप्रेजेंटेशन। और आप देखें हर x की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर कोई भी x जो है ना वो आपके पास कोई वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 1 2 3, उसके लिए आपको क्या मिलेगा कि आपने अल्फा E1 इतना इस तरफ आना है, अल्फा E2 इस तरफ, अल्फा E3 इस तरफ, तो आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वाला वेक्टर नया वेक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं। देखें तीनों डायरेक्शंस, वन डायरेक्शन दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन, तीनों का आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपके पास ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आप एलिमेंट की ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इन R3। Similarly into the Rn, not in Rn even, you can extend it for the LP spaces, for infinite dimensional spaces। ये रिजल्ट हर एक के लिए ट्रू है कि आप इस तरह से वेक्टर्स की डायरेक्शंस को ऑब्टेन कराते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन से भी ज्यादा एक्सटेंडेबल है। इट इज आल्सो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के L2 हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, जिन्हें हम काफी अच्छी तरह अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। Now we see the great advantages of the orthogonality। किसके great advantages क्या है हमारे पास? Given x can be repeatedly determined by the known coefficient alpha 1, alpha 2, alpha 3 by taking the inner product, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि आप देखें R3 या वहां पे हम जो इनर प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट ही होता है। By fact to obtain alpha 1 we must multiply that representation of x by E1 कि आप x को अगर E1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। किस तरह से कि x देखें क्या है, मैं अगर यहाँ पे दोबारा से लिखूं कि x की आपके पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3। अब अगर आप इस x का इनर प्रोडक्ट दोबारा E1 से लेते हैं तो हमें जवाब क्या मिलता है। देखें ये आपके पास ये तमाम टर्म्स हैं, यहाँ पे आप ये समझें कि इस x को इनर प्रोडक्ट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3 को E1 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो कि लीनियर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आपके पास अल्फा 1 कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर स्टेप्स आपको लिखकर बताऊं तो देखें अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3 का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें सिंपल E1 के साथ, मतलब हमने क्या किया x का इनर प्रोडक्ट ले लिया E1 के साथ, तो हमारे पास x की जगह उसकी वैल्यू डाल दी कॉमा E1, तो E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, पहला अल्फा 1 E1 का इनर प्रोडक्ट विद E1, हर एक E1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से, प्लस अल्फा 2 E2, दिस इज वेरी सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, अल्फा 2 E2 का इनर प्रोडक्ट स्पेस E1 के साथ, फर्दर अल्फा 3 जो कि स्केलर है E3 E1 के साथ इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट में अल्फा 1 कॉमन है तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आप फर्स्ट टपल से अल्फा 1 को कॉमन, जो भी वैल्यू होती है स्केलर को कॉमन ले सकते हैं। अल्फा 1 यहाँ से कॉमन ले लें, इसी तरह अल्फा 2 आपके पास यहाँ पे कॉमन है फर्स्ट फैक्टर से, अल्फा 3 कॉमन है, इन्हें हम बाहर ले लें। अब
ये आपके पास क्या है, E1 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब हमेशा हमारे पास 1 आता है। क्यों? देखें E1 आपके पास क्या था, 1 0 0। अब आप E1 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं E1 के साथ, सो इट्स प्ले एक्चुअली द क्या होगा आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 0 0 का इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं 1 0 0 के साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 0 का 0 से मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट 0 का 0 से मल्टीप्लाई, तो थिंग इज 1। लेकिन जब आप इनको ऑपोजिट लेते हैं दिस विल गिव यू दी 1 वैल्यू। E1 E2 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, यानी कि 1 0 0 का इनर प्रोडक्ट 0 1 0 के साथ लें तो जवाब हमेशा हमारे पास 0 आएगा। ये भी आपको इनर प्रोडक्ट 0 दे देगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 3 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 इज 0, तो ओनली यू हैव अल्फा 1 टाइम 1 दैट इज अल्फा 1। तो आपके पास ये जो इनर प्रोडक्ट है x E1 ये आपको अल्फा 1 वही स्केलर दे देगा एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप x का E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, अल्फा 2। इसी तरह अगर आप x का E3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे द आंसर विल बी अल्फा 3। ये आपके पास एक स्केलर देखें, इसी तरह वो दोबारा से आपको एंट्रीज मिल जाती है। इन मोर जनरल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस there are similar and the other possibilities for the use of orthogonal and orthonormal set and sequences as we shall explain। अभी हम देखेंगे कि orthonormal set और आपके पास orthogonal sequences क्या होते हैं। orthonormal sequence को हम देखेंगे। orthogonal तो हमें पता है ऐसे एलिमेंट orthogonal होते हैं जिनका इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं वो आपके पास जवाब जो है वो ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि ऑर्थोगोनल केस हो जाए कि एलिमेंट्स का आपस में इनर प्रोडक्ट 0 हो। ऑर्थोनॉर्मल इज समथिंग एल्स, वो भी हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन से। इन फैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सच सेट्स एंड सीक्वेंसेस मेक अप क्वाइट अ सबस्टेशनल पार्ट ऑफ द होल थ्योरी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड द हिल्बर्ट स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, इवन के मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है और इसकी वजह से आपके पास बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं लीनियर अलजेब्रा की। ये बेसिक हैंड में यही थ्योरी वर्क करती है। नाउ लेट अस बिगिन आवर स्टडी टू दिस सिचुएशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेसेसरी कंसेप्ट्स। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जो यूजफुल रिजल्ट्स हैं उनको हम यूज़ करके इन ऑर्थोगोनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थोनॉर्मल सेट्स और सीक्वेंस के बारे में बात करें। एन ऑर्थोगोनल सेट M, ऑर्थोगोनल सेट M क्या होता है, जिसके एलिमेंट का आप इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब आपके पास 0 आए। इन इनर प्रोडक्ट स्पेस X इज अ सबस्पेस, इज अ सबसेट M whose elements are pairwise orthogonal। देखें M आपके पास एक सेट है, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं सपोज x1 x2, ये हमारे पास इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, चाहे फाइनाइट है, इनफाइनाइट डायमेंशनल सेट है, जो मर्जी है। चलिए हम कह देते हैं फाइनाइट डायमेंशनल xn कह देते हैं। अगर xi का किसी xj के साथ आप इनर प्रोडक्ट लें, इसके अंदर के एलिमेंट्स कोई से दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आए। फॉर ऑल i दैट आर नॉट इक्वल टू j, i और j दो डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, यानी कि एक 1 ले रहे हैं दूसरा 2, एक 1 ले रहे हैं तो दूसरा 3, कोई 2 है तो 4 है, n है तो n-1। उन तमाम के अपोजिट का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। तो हम कहते हैं दिस m इज कॉल्ड, ये m हमारे पास ना ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। ऑर्थोगोनल के इसके एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखें ना m के अंदर आपके पास अगर एक एलिमेंट 1 0 मौजूद है, दूसरा एलिमेंट आपके पास 0 1 मौजूद है m के अंदर, आप इन दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, ये आपके पास कोई सेट है m है एग्जांपल। तो आप देखें प्लेन के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट आपका यहाँ पे है 1 0 0 1 आपके पास इस तरफ है, तो इनका आपस में देखें ये दो बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, 90 एंगल इनके दरमियान मिल रहा है। तो ये सेट ऑर्थोगोनल है क्योंकि इसके एलिमेंट्स का आपस में आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो आपके पास 0 आ रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स भी इसमें अंदर हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम इस सेट को ऑर्थोगोनल सेट कहते हैं। अब जब पेयर वाइज आप देखें यहाँ पे पेयर वाइज हर एक दो कोई से दो का इनर प्रोडक्ट लें पेयर्स का, तो आपके पास वो ऑर्थोगोनल हो, यानी कि उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो। अब ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल नॉर्म से निकला है। अगर ऑर्थोगोनल सेट ये आपको मिल रहा है, उसके हर एलिमेंट का नॉर्म नहीं तो 1 भी आए जवाब, तब हम कहते हैं दैट इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट।
यहाँ पर देखें 0 1 सेट है, इसके एलिमेंट है 0 1। अगर आप इसका नाम लें तो क्या आएगा हमारे पास 0 1 का नाम, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर रूट 1 जॉब आ रहा है। दूसरे कंपोनेंट का नाम लें तो आपके पास 0 1 का भी नाम लेते हैं तो जॉब हमारे पास क्या आता है 1 आता है। हर एलिमेंट का नाम लेते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अगर आप ये सेट ले लें इसके बरक्स, अगर आप कहते हैं M इस तरह का सेट है 0 0 1 0 0 1, अब देखें हर एलिमेंट का आप दूसरे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, जॉब 0 आता है। पेयर वाइज कोई से 2 एलिमेंट ले लें, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, इसका इसके साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। लेकिन क्या हर एलिमेंट का नाम 1 है? इसका नाम तो 1 है, ओके, इसका नाम 1 है लेकिन इसका नाम 1 नहीं है, नॉट नाम इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट ऑर्थो नॉर्मल सेट, इट इज ऑर्थोगोनल सेट बट नॉट ऑर्थो नॉर्मल सेट। तो वन कैन राइट द ऑर्थो नॉर्मल सेट डेफिनेशन इन दिस वे कि आपके पास उनका नाम 1 आए, यानी कि x का अगर किसी भी x का y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, x इज नॉट इक्वल टू y, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब 0 आना चाहिए। लेकिन अगर आपका एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है और हमें पता है बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट ओनली द नॉर्म स्क्वायर। नॉर्म स्क्वायर 1 होने का मतलब है नॉर्म भी 1 हो, अगर नॉर्म स्क्वायर 1 है तो नॉर्म भी 1 होता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू द 1। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्थो नॉर्मल सेट की। ऑर्थो नॉर्मल सेट में यानी कि हर 2 एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट, हर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और सेम एलिमेंट का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब 1 आना चाहिए। इफ एन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट M इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है। काउंटेबल का क्या मतलब है? आइदर इट इज फाइनाइट और it has the equivalent to the set of natural number, then we can arrange its a sequence। हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं इस तरह का कि यानी कि एक ऑर्थोनॉर्मल सेट का सीक्वेंस हम बना सकते हैं कि हर एलिमेंट को आप में इनर प्रोडक्ट लेते हैं 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का तो जॉब 0 आता है। इंडिविजुअली हर एलिमेंट का नाम लेते हैं तो 1 आता है, या आप ऑर्थोगोनल सेट सिर्फ ले लें तो हम एक सीक्वेंस डिजाइन कर सकते हैं इससे, एंड इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल सीक्वेंस या ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो वो एक ऑर्थोगोनल सीक्वेंस जनरेट करेगा, अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो वो एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस जनरेट करेगा अगर आपका सेट काउंटेबल M हो तब। नाउ मोर जनरली, अब अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेबल फॉर्म में इस चीज को देखें तो क्या है एन इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट जिसमें इंडेक्स सेट आपके पास लेमडा हम कह देते हैं, जिसके अंदर तमाम आईज मौजूद हैं, वेयर आई बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 इंडेक्सिंग सेट आपके पास ले रहे हैं, और द फैमिली एक्स अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू द सम इंटरवल आप वहां से वैल्यू लेते हैं, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये सेट ऑर्थोगोनल कब होता है? जब आपके पास हर 2 अल्फा, 2 डिस्टिंक्ट अल्फा ले लें, अल्फा बीटा, उन दोनों का एक्स अल्फा और एक्स बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 हो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द आई वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू द बीटा। हर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 होता है तो वी से दैट इट्स मेक्स द ऑर्थोगोनल सेट। और इसी तरह द फैमिली इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल, कि एक फैमिली, एक कलेक्शन, एक सेट आपके पास कब ऑर्थोनॉर्मल कहलाता है? इफ के इट्स ऑर्थोगोनल, के ये ऑर्थोगोनल भी हो, हर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 हो और इंडिविजुअली हर एलिमेंट का नाम लें तो जॉब 1 आए। So that for all alpha beta belong to the I, we have inner product of x alpha x beta is the delta of alpha beta। ये canonical वही आपके पास canonical delta है जिसकी वैल्यू 0 और 1 होती है। 0 कब होती है? if alpha is not equal to the beta and its value is equal to the 1 if alpha equal to the beta। ये आपके पास इसके लिए बीटा के इक्वल हो। तो ये हमने इसको ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड टू सी द इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस केस ना। यहाँ पे एलिमेंट आपके पास इंटरवल से आ रहे हैं, इंटरवल में आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। वी शैल नाउ कंसिडर सम सिंपल प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और ऑर्थोनॉर्मल सेट की प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले एक बड़ी खूबसूरत बात कि आपके पास पैथागोरियन लॉ या पैथागोरियन रिलेशन जो होता है वो सेटिस्फाई करता है, ये ऑर्थोगोनल सेट या ऑर्थोनॉर्मल सेट दोनों सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर
कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब जीरो आता है? एक्स का किसी भी वाई के साथ जो एक्स और वाई इक्वल नहीं है, उन दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब जीरो आता है. सो वी आर रेडीली टू ऑब्टेन दैट के पैथागोरियन रिलेशन विल बी ऑब्टेन्ड. देखिए वो कैसे कि अगर आप x प्लस, यहाँ पे अगर आप x प्लस वाई नॉर्म का स्केयर अगर इसे ओपन करते हैं तो हमें पता है कि इट्स नथिंग बट x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट विद x प्लस वाई, ये आपके पास होता है. और इसको आप ओपन करें जिस तरह हम बार बार इसमें यूज करते आए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई. ये हम सिंपल इसको ओपन करते हैं. वी हैव द वेरियस प्रैक्टिस अबाउट दैट. तो अच्छा, अब आपके पास क्या है? हर एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों एलिमेंट. आप देखें बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस? इट्स अ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है? नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x प्लस वाई नॉर्म होल स्क्वायर इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर वन कैन इजीली ऑब्टेन्ड. और इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें ये लेंथ x है अलोंग, अगर आप प्लेन में देखें तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. आपका एक एलिमेंट यहाँ पे x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे हाइट कितनी है ये, और x प्लस वाई क्या है ये. तो इसका मतलब है इट्स मेक्स अ 90 एंगल कि आपके पास पैथागोरियन रिलेशन जो हम बार बार अपने ट्रिग्नोमेट्री में या जो अपनी ज्योमेट्री में पढ़ते आई हैं, वो ये रिलेशन बड़े आराम से सेटिस्फाई करता है कि आपका x और y दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो है. देखें एक वेक्टर x इधर है, y इधर है, तो x और y का इनर प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से आपका ये पैथागोरियन रिलेशन जो है वो बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल सेट की भी और ऑर्थोनॉर्मल सेट की भी, क्योंकि हर ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल सेट होता है, लेकिन हर ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्थोगोनल सेट में जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट का सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जो है वो वन हो, उसका कोई और भी हो सकता है. लेकिन जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसमें हर एलिमेंट का नॉर्म वन की इक्वल होना चाहिए. इस वजह से ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होते हैं वो ज्यादा जनरल होते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का नॉर्म वन भी है और हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जीरो है पेयर वाइज. मोर जनरली अगर हम देखें तो ये पैरेललोग्राम जो आपका जो पैथागोरस थ्योरम है, ये आपका एक्सटेंडेबल है अप टू द n डायमेंशनल केसेस के लिए. फॉर इंस्टेंस के इफ x1 x2 अप टू xn इज द ऑर्थोगोनल सेट, देन देयर सम x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें तो जवाब वही आता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू xn का नॉर्म का स्क्वायर. वो क्यों? यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जितने भी बीच में पेयर हैं, द इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 वो भी यहाँ पे आएगा. इसी तरह x1 का इनर प्रोडक्ट x3 के साथ भी आएगा, वो भी सम के फॉर्म में आएगा. और प्लस इसी तरह x2 का भी x3 के साथ, सारे के सारे डिस्टिंक्ट आएंगे. लेकिन वो सारे सारे होंगे क्यों? होंगे क्या? वो सारे के सारे जीरो होंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट में हर दो x1 का x2 के साथ, x2 का x3 के साथ, x3 का x4 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होता है. तो ये सारे के सारे आपके पास वैल्यू जीरो हो जाएंगी और ये कैंसिल होके सिर्फ नॉर्म ऑफ x1 1 रह जाएगा, नॉर्म ऑफ x2 2 रह जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 विद x3 रह जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x4 विद x4 ये रह जाएंगे. और इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 क्या होगा? नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर. इस तरह इनर प्रोडक्ट ऑफ xn विद xn क्या होगा? xn नॉर्म स्क्वायर. तो आपके पास ये जो है जनरल पैथागोरियन लॉ ऑब्टेन हो जाएगा फॉर द n वेक्टर्स. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ज़ेरे और है, अगर आपका सेट ऑर्थोनॉर्मल हो तो ऑर्थोनॉर्मल में क्या खूबी होती है कि हर एलिमेंट का नॉर्म वन की इक्वल होता है. तो उस केस में आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? इफ इट इज ऑर्थोनॉर्मल देन दिस सम इज इक्वल टू द 1 प्लस 1 प्लस 1. अब कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर है, तो आपके पास जवाब n आएगा. कब? इफ योर सेट दिस x1 x2 अप टू xn इज ऑर्थोनॉर्मल. ऑर्थोनॉर्मल केस में क्योंकि हर का नॉर्म वन होता है तो आपको देखें यहाँ पे जवाब n मिलता है. नाउ इनफैक्ट हमें ये इंपॉर्टेंट बात पता है कि xj और xk का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है जब j और k आपस में इक्वल ना हो, दो डिस्टिंक्ट ले लें. देन कॉन्सिक्वेंटली वी हैव, अब दो x समेशन आप ले लेते हैं, सम का नॉर्म लेते हैं, सबके वेक्टर का देखें, ये आपने सम लिया हुआ है, ये सम किसके इक्वल है? अंदर सम है, ऊपर नॉर्म स्क्वायर है. तो आप इसको देखें तो आपको क्या मिलेगा?
नॉर्म स्क्वायर को आप लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू द, यानी कि सेम आपके पास इनर प्रोडक्ट इस फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ही आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। और वो क्यों आएगी, देखें अब यहाँ पे जे और के है, हमें पता है कि जे का जे के साथ इनर प्रोडक्ट होल्ड करता है, लेकिन जे का के साथ इनर प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता, क्योंकि जे और के का इनर प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप इसके सम को यहाँ पे बाहर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जब भी जे के इक्वल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, और समेशन में जब भी जे इक्वल टू जे आएगा उसके लिए आपके पास नॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देन वी कैन फाइनली राइट दैट के सिर्फ जहां पे जे होगा तब ये वैल्यू बचेगी, बाकी सारी 0, तो 0 वाली हम टर्म यहाँ पे लिखते ही नहीं है। और हमें पता है जे का एक्स जे के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ जे स्क्वायर समेशन विद दिस। तो आप ये देखें कि वन कैन राइट हेयर कि यही चीज आप इस फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग, बट हेयर वी ऑब्जर्व दैट इट इज फॉर द इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, कि आपके पास डायमेंशन का नहीं पता, j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए हम करते हैं। नाउ हियर द समेशन वन कैन टेक फ्रॉम 1 टू n, तो ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी और नीचे वाली इसकी एक्सटेंडेबल फॉर्म है जिसमें हम इनफाइनाइट वेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा लीनियरली इंडिपेंडेंस के हवाले से, द ऑर्थो नॉर्मल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थो नॉर्मल सेट आपके पास हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है, दो बातें होती हैं कि आपके पास ये अगर E1, E2, En ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसका मतलब क्या है कि EI का हर EI का EJ के साथ इनर प्रोडक्ट ले तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। और कोई भी आप EI का दोबारा EI के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, I अगर सेम है 1 1 2 2 3 3, तो आपके पास जवाब 1 आएगा, क्योंकि ये नॉर्म बन जाता है, नॉर्म 1 होता है। या इस वजह से आपका ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आप अगर इसके को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास हमेशा 0 होंगे। ओनली एक ही केस होगा कि ऑल अल्फा इज आर इक्वल टू द 0। नाउ सपोज करते हैं कि E1, E2 अप टू En एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है एंड सच दैट के इट सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट के अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा n En इक्वल टू द 0, कि इन सब का सम 0 है। अगर इनका सम 0 है तो अगर आप इसके साथ किसी भी EJ को मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, समेशन फ्रॉम अल्फा j। ये देखें इस एलिमेंट को हम EJ से मल्टीप्लाई करें किसी भी EJ के साथ तो क्या आ जाएगा, हमें पता है कि हम इस टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हैं और हर टर्म से अल्फा j कॉमन आ जाएगा, जिस तरह हम ऑलरेडी पहले इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब ये क्या होगा, EJ का EK के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है, सिर्फ वही केस बचेगा जब J के साथ होगा, क्योंकि EJ के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी सारों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि EJ का EJ के साथ इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, EJ का J के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे जवाब 1 आ गया, अल्फा j इक्वल टू यहाँ पे अल्फा j आ गया। अब ये चीज इक्वल टू 0 है, वो क्यों, मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखता, सपोज यहाँ पे 0 लिखने के बजाय मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि ये एक्चुअली है क्या, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट है 0 का विद EJ के साथ। EJ किसी हमने EJ के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, क्यों, क्योंकि ये सम किसके इक्वल है, दिस सम इक्वल टू द 0, ये हमारी गिवन कंडीशन हमने लेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें 0 के साथ किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब 0 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, अल्फा j इक्वल टू द 0। इस तरह अल्फा 1 अल्फा 2 हर अल्फा के साथ आप लेते हैं, हर एक अल्फा आपके पास 0 प्रूव हो जाता है, अल्फा 2 भी 0, अल्फा 3 भी 0। इसका मतलब क्या है कि सारे कॉम्बिनेशन होल्ड करते हैं इफ एंड ओनली इफ योर अल्फा ईच अल्फा i इक्वल टू द 0 फॉर अल्फा i इक्वल टू 1 to n, हर एक के लिए, एंड प्रूव्स लीनियरली इंडिपेंडेंस फॉर एनी फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट। हर फाइनाइट केस में जितने भी 1 से लेकर n तक एलिमेंट हैं, हर एक के लिए आपके पास अल्फा j 0 हो जाएंगे, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट प्रूव हो गया इस तरह से। दिस आल्सो implies linearly independence if the given orthonormal set is infinite by the definition of linearly independence। कि हम यहाँ से ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज के ये हम k इक्वल टू 1 to infinity कर ले रहे हैं, तो इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स के लिए भी तमाम के तमाम अल्फाइज आपके पास 0 बन रहे हैं। तो ना सिर्फ फाइनाइट केस बल्कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए भी ये रिजल्ट आपके सामने प्रूव हो रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए के वाले से। R क्यूब में आपका जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो दैट इज
द स्पेस containing the three elements 100, 010 and 001. आप ये देखें, आप कोई से दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, suppose that it is E1, this is E2, this is E3. आप इनर प्रोडक्ट ले लें किसका? 100 का, किसके साथ? 010. तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? देखिए यूजुअल प्रोडक्ट है 0 प्लस ये सेकंड कंपोनेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, पहला हमेशा पहले से मल्टीप्लाई होता है कंपोनेंट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल मेक्स अगेन द 0 और हमारे पास आंसर 0 आ गया। इसी तरह आप कोई से दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें, जवाब 0 आता है। ना सिर्फ ये बल्कि हर एक का नॉर्म ले लें, 100 का अगर आप नॉर्म लेते हैं, इसका नॉर्म क्या होता है? हमें पता है कि आर क्यूब में नॉर्म फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड एंट्री का स्क्वायर रूट, वो यूजुअल आपके पास नॉर्म जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास 1 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू द 1। इस तरह हर एंट्री का अगर आप नॉर्म लें तो नॉर्म 1 आता है। तो R3 में आपके पास यूक्लिडियन, ये एक यूक्लिडियन स्पेस है जिसमें आपके पास हर कंपोनेंट का आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जवाब आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज द गुड एग्जाम्पल इन R3 के हर कंपोनेंट का नाम भी 1 है और सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। तो ये आपका जो सेट बनेगा कौन सा? हम कह सकते हैं दिस सेट 100, 010 एंड 001 इट्स अ इज ऑर्थो नॉर्मल सेट। अगर तो सिर्फ हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 है पेयर वाइज, तो फिर हम कहते हैं इट्स अ ऑर्थोगोनल सेट। और अगर साथ हर एलिमेंट का नाम भी 1 के इक्वल हो तो हम कहते हैं इट्स अ ऑर्थो नॉर्मल सेट। फिर वो ऑर्थो नॉर्मल सेट हो जाता है क्योंकि हर एलिमेंट का नाम भी 1 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम R3 में और भी इस तरह के एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं और भी इस तरह के सेट्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक देखें, मैं अगर आपके सामने एक नया सेट V डिफाइन करूं इस तरह के, यहाँ पे पहला एलिमेंट आपके पास है अल्फा 0, 0, दूसरा एलिमेंट में ले रहा हूं बीटा 0, बीटा 0 और थर्ड कंपोनेंट में यहाँ पे ले रहा हूं आपके सामने 0, 0 गैमा, वेयर अल्फा, बीटा और गैमा आपके पास कोई भी रियल नंबर है 3, अब अपनी मर्जी के कोई भी एलिमेंट चूज कर लें। अब क्या है, इसको मैं कह देता हूं V1 है, ये कोई V2 है, ये V3 है। आप देखें V1 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ, जवाब आपके पास क्या आएगा? 0। V1 का इनर प्रोडक्ट विद V3 के साथ देखें, जवाब आपके पास 0 आएगा। V2 का इनर प्रोडक्ट V3 के साथ देखें, तब भी आपके पास जवाब 0 आएगा। लेकिन हर एक का नाम लें तो क्या आता है? पहले का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है, तीसरे का नाम गैमा है। ये आपके पास एक ऑर्थोगोनल सेट है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है। ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बनेगा? मैं अगर पहला एलिमेंट इस तरह से ले लेता हूं, मैं कहता हूं W सेट में यहां से एक नया बनाता हूं ऐसे कि हर एक के साथ पहला यानी कि मेरे पास अल्फा ओवर नॉर्म ऑफ अल्फा, ये ऐसे ले लेता हूं, कॉमा 0, 0, यहां पे 0 बीटा ओवर नॉर्म ऑफ बीटा, ये मेरे पास और 0, यानी कि नॉर्म ले लें या मॉड ले लें, एक ही बात है, नॉर्म मॉड इक्वल होते हैं R में। और इसी तरह 0, 0 गैमा ओवर नॉर्म ऑफ गैमा, ये आपके पास। अब भी देखें इनर प्रोडक्ट भी 0 है, हर एक का नॉर्म लें तो जवाब 1 आएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें पहले कंपोनेंट का नाम ले लें, जब हम फर्स्ट कंपोनेंट का नाम लेते हैं यानी कि अल्फा ओवर अल्फा नॉर्म 0, 0, ये आपके पास एलिमेंट है। अगर आप इसका नॉर्म लेते हैं तो नॉर्म क्या होगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले का आप देखें पहले का भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड का होल स्क्वायर रूट। तो अल्फा मॉड का स्क्वायर और ये देखें तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि ये इससे कैंसिल होके 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह आपके पास यहाँ पे 0 प्लस 0 का नॉर्म और आपके पास जवाब जो है वो 1 की इक्वल आता है। अब ये W सेट आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है क्योंकि हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट भी 0 है
और सेकेंडली हर एलिमेंट का नॉर्म ले तो जॉब 1 आता है। तो इस तरह हम ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट नया भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट कि L2 स्पेस में आप देखें ऑर्थोनॉर्मल सेट्स आपके पास कौन सा होगा। आप जो कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में एलिमेंट डिफाइन करते हैं E1 दैट इज 1 0 0 अप टू सो ऑन, ये आपका E1 है। E2 आप ले रहे हैं तो E2 क्या होगा, दैट इज 0 1 0 0 अप टू सो ऑन। इस तरह E3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे। अब आप जो भी हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है, हर एक का नॉर्म भी 1 है। तो गोया ये आपके पास En जो सीक्वेंस बन रहा है, दिस इज सीक्वेंस En, दिस En इज अ ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस, क्योंकि हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो जवाब 0 आता है, और हर एलिमेंट का नॉर्म लेते हैं तो जवाब 1 आता है। इस वजह से हम इसे ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है और ऑर्थोगोनल की भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इस वजह से ऑर्थोनॉर्मल, इसको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल, स्पेस ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शंस। स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट एक्स बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल। अब देखें हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है किसी भी क्लोज सेट पे, वो क्या है कि एक्स वाई का आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं। एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल टी है, एक्स टी। वाई टी भी आपके, वाई का मतलब है वाई टी, टी आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई तक आ रहा है। तो ये वो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, वाई भी कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर। तो आप दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास आता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई तक एक्स टी वाई टी डी टी। आप इनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी लेते हैं। अब आप एक नया ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस डिफाइन करने की कोशिश में हैं कि ऐसा हमें एक सीक्वेंस मिल जाए जिसके हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आए। हर दो एलिमेंट का जो भी आप पेयर उठाते हैं, पेयर आप ले लें दो एलिमेंट कोई से, उनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, और इंडिविजुअली हर एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब 1 आता है। वो क्या है, हर एलिमेंट का नाम चुके 1 है, तो अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेने का मतलब है यह कि नाम ले रहे हैं हम एलिमेंट का, तो जवाब 1 आए। अब अगर हम देखें इस इनर प्रोडक्ट के तहत आपके पास द ऑर्थोगोनल सीक्वेंस इन एक्सएन इज यू। यू आपके पास एक ऑर्थोगोनल सीक्वेंस है। ऑर्थोगोनल सीक्वेंस इन द सेंस के आप यू एन इस तरह से डिफाइन है, यू एन टी इक्वल टू कॉज एन टी, कॉज टाइम एन टी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है यू वन टी, इसका मतलब है कि कॉज ऑफ टी, यू टू टी का मतलब है कॉज ऑफ 2t अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक अप टू इनफाइनाइट हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट्स अ ऑर्थोगोनल सीक्वेंस। ऑर्थोगोनल सीक्वेंस क्यों, कि आप कोई से दो एलिमेंट का u1 का u2 के साथ इनर प्रोडक्ट करके देखें। हम u1t का u2t के साथ इनर प्रोडक्ट देखें, u1t और u2t का इनर प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट इस तरह से है कि 0 से लेकर 2 पाई, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड की वैल्यू, पहली है कॉज ऑफ t और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास कॉज ऑफ 2t dt। अब देखें आप इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 पाई रखते हैं, ये आपके पास cos ऑफ t ही है। यहां पर अगर आप इसे ओपन करके देखें cos 2t किसके इक्वल होता है, इट इज नथिंग बट cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। आप इसे इस फॉर्म में ओपन भी कर सकते हैं dt। अब आप इसे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई तक cos ऑफ t का क्यूब dt माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई तक cos ऑफ t इंटीग्रल विद sin स्क्वायर t dt। अब यहां पर देखें cos आपके पास क्यूब है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कैलकुलस के मेथड हैं, आप इन्हें अप्लाई करके देखें। cos 3 है ना, तो आपके पास जो cos 4 की फॉर्म में आएगा आप उसमें वैल्यू पुट करें 0 से लेकर यहां तक, तो cos 4 में यानी कि cos में 2 पाई पुट करेंगे जवाब 1 आएगा, cos में 0 भी पुट करेंगे जवाब फिर भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 मेक्स द 0, ये आंसर आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेट करेंगे तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव cos मौजूद है तो यहाँ पे साइन क्यूब आ जाएगा। अब साइन क्यूब में आप 2 पाई पुट करेंगे तो जवाब 0 है, साइन क्यूब में आप 0 पुट करेंगे फिर भी जवाब 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 इट विल गिव्स यू द आंसर 0। इसका मतलब क्या है, u1 का हमने u2 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जवाब 0 आया। आप देख ले सकते हैं u2 का इनर प्रोडक्ट u3 के साथ क्या है, जवाब आपके पास अगेन 0 आएगा।
हर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आप यू आई ले लें ऑफ टी का इनर प्रोडक्ट आप यू जे के साथ कोई भी ले लें टी के साथ इनर प्रोडक्ट, अगर आपका आई जे के इक्वल नहीं है तो इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। हर एक के लिए कॉज, इसका मतलब है कॉज n माइनस वन और कॉज n का आप इनर एन टी और कॉज n माइनस वन टी का इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक ऑर्थो नॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर दिया। दिस इज ऑर्थो नॉर्मल सीक्वेंस कि हर दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब 0 आता है। क्या हर टर्म का अपने आपके साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब आपके पास 1 आता है? द आंसर इज नो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉज एन के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास जवाब जो है वो 0 नहीं आएगा। दैट विल गिव्स यू द कॉज स्केयर ऑफ एन टी, और कॉज स्केयर ऑफ एन टी का आप इनर प्रोडक्ट लें आप देख सकते हैं तो आपके पास क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, और वो वैल्यू देखें आपके पास क्यूब ऑफ एन, तो एन की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए कभी भी आंसर 0 नहीं मिलेगा आपको। तो इस वजह से न 0 मिलेगा, बल्कि हर एक के लिए आंसर 0 मिलेगा बिल्कुल। तो हर एक का नॉर्म 1 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट्स ऑर्थोगोनल बट नॉट ऑर्थो नॉर्मल। अदर ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेस इन एक्सेस के वी एन, अगर आप यू एन साइन एन टी डिफाइन कर दें, साइन एन टी भी आपके पास इस तरह का है कि आप कोई भी जब भी आप साइन किसी भी एन टी का साइन ऑफ एम टी के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, ये दो एन टी और एम टी वेयर एन एंड एम आर डिस्टिंक्ट, आप इन दो का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। बाय दिस इनर प्रोडक्ट डिफाइन ये है कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट साइन एन टी और साइन एम टी का, यही आपको फोरियर सीरीज और बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती है, नए मेथड डिफाइन करने में, नई अप्रॉक्सीमेशंस, नई पॉलिनोमियल डिजाइन करने में ये बड़ा यूजफुल पैटर्न है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे भी एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर लिया। अब मिसाल के तौर पर देखें, इनफैक्ट बाय द इंटीग्रेशन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी यू एन और यू एम को इंटीग्रेट करें तो यू एन की वैल्यू आपके पास क्या है, यू एन की वैल्यू है कॉस एम टी और यू एन की वैल्यू क्या है, कॉस एन टी, और इंटीग्रेशन आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू द 2 पाई ऑफ फर्स्ट इनटू द सेकंड डी टी। अब अगर आपके पास ना एन और एम सेम होते हैं तो एन और एम जब भी सेम होंगे और अगर फॉर ईच 1 2 के लिए तो आपके पास इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब पाई आता है। अगर आपके पास एन और एम इक्वल नहीं है, दो डिस्टिंक्ट हैं, वन कैन सी दैट देयर इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द 0, इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और अगर एन और एम इक्वल भी हैं और 0 भी हैं, आप 0 ले लें तो इसका मतलब क्या है कि cos 0 t जो कि 1 के इक्वल होता है, इधर भी cos 0 t 1 के इक्वल होता है, और 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, और 1 को अगर आप इंटीग्रेट कर दें कहां से, 0 से लेकर 2 पाई तक, 1 की अगर आप इंटीग्रेशन ले लें dt तो आपके पास जवाब क्या आएगा, दैट इज ओनली द 2 पाई, तो आपके पास जवाब 2 पाई आता है। तो ये आपके पास डिफाइंड वैल्यू है। अब देखें क्या ये ऑर्थोगोनल है, क्या हर दो डिस्टिंक्ट के लिए इनर प्रोडक्ट 0 है? द आंसर इज यस। कोई भी m और n इक्वल नहीं है, यानी कि m1 है n2 है, ये m1 है ये 3 है n3 है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर ले लें उनके लिए इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अगर तो वो सेम है तो इनर प्रोडक्ट पाई होगा, और अगर सेम है और 0 है तो जवाब 2 पाई होगा। एंड सिमिलरली फॉर वी एन, और वी एन के लिए भी आप इस तरह का केस डिजाइन कर लेते हैं, साइन ऑफ एम टी और साइन ऑफ एन टी का इनर प्रोडक्ट देखते हैं, अगर एन और एम सेम नहीं है तो इनर प्रोडक्ट 0 होगा आपके पास, और अगर सेम हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू या 0 आएगी या डिस्टिंक्ट वैल्यूज आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑर्थोगोनल सेट ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हर ऑर्थोगोनल सेट से हम एक ऑर्थोनॉर्मल सेट भी जो जनरेट कर सकते हैं। अब देखें जिस तरह आपको ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल क्यों नहीं है, m और n जब इक्वल होता है तो नॉर्म 1 होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका हल तलाश करते हैं, हम कहते हैं हर एक के लिए ना हम इसके नीचे इसका नॉर्म डिवाइड कर लेते हैं। 0 0 के लिए e0 t के लिए क्या कर लेते हैं कि 1 ओवर 2 पाई, हम 2 पाई स्क्वायर रूट डिफाइन कर लेते हैं। इस तरह हर एक के लिए हम डिफाइन ई एन टी के लिए पाई स्क्वायर रूट नीचे डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब आप हर एक का नॉर्म लें, ई एन और ई एम का नॉर्म लें, तो ऊपर तो जवाब आपके पास जो 2 पाई आया, नीचे भी आपके पास 2 पाई है और 2 पाई स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट इंटू द 2 पाई स्क्वायर रूट दैट इक्वल टू द 2 पाई, और
2 पाई से कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपके पास वो केस बन गया कि हर दो एलिमेंट का आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं जो अब आपके पास 1 आ रहा है, तो गोया आप हर एक के नीचे इसका नॉर्म डिवाइड कर दें तो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इट्स अ वर्थफुल कि आपके पास हर एक वैल्यू के लिए हम इसके नॉर्म को नीचे डिवाइड कर रहे होते हैं और हमें वैल्यूज इस तरह से मिल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह देखें, मैंने आपको ये बताया था फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कि हमारे पास अल्फा है, तो अगर आप नीचे मॉड ऑफ अल्फा डिफाइड कर दें, मॉड ऑफ अल्फा विद 0 0, ये पहला वेक्टर, और इसी तरह 0 बीटा विद मॉड ऑफ बीटा, ये आप नीचे 0, ये दूसरा वेक्टर है आपके पास, और इसी तरह 0 0 गैमा ओवर मॉड ऑफ गैमा, ये आपने गैमा मॉड नीचे यानी कि इसका नॉर्म नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये तीनों वेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं कि अगर ये जो सेट आप जो भी लेते हैं, दिस सेट, हर एक दो का इनर प्रोडक्ट भी 0 है और इंडिविजुअली हर एक का नॉर्म भी 0 है। तो यहाँ पर भी यही अप्रोच है कि हर एक में जहाँ पे 2 पाई का इशू है तो 2 पाई नॉर्म हम नीचे डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्म वैल्यू क्या होगी? दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो आपके पास ये ऑर्थोनॉर्मल हम ऑब्टेन कर लेते हैं, एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर लेते हैं। और वीएन के लिए भी, वीएन जो कि हमारे पास साइन एंड टी की फॉर्म में डिफाइन है, साइन एंड टी के लिए भी हम क्या करते हैं, हर एक के नीचे इसका नॉर्म डिवाइड कर लें। तो पहले का यहाँ पे नॉर्म क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एन टी ओवर पाई ऑफ टी, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो अब ये जो हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं, आप इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखें, हर एक के नीचे चूंकि ये नॉर्म नीचे डिवाइड है तो वो जो वैल्यू ऊपर आएगी वो नीचे भी होगी और वो कैंसिल होके वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो हर एक केस में आपको 1 नॉर्म मिलता है और डिस्टिंक्ट का इनर प्रोडक्ट 0 होता है, हिंस इट्स अ ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। नाउ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ओवर आर्बिट्रेरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंसेस इज द फॉलोइंग। इसका एक बहुत यूजफुल एडवांटेज है, वो क्या है, if we know that the given x can be represented as a linear combination of some elements of an orthonormal sequence, then the orthonormality makes the actual determination of the coefficient very easily. हम हर एलिमेंट की इजीली वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा एल्गोरिदम जो आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करके दे। हम देखेंगे किस तरह एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ अब क्या है, आपके पास E1 E2 एक सीक्वेंस है, En ये एक आपके पास सीक्वेंस है ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस X, एंड वी हैव X स्पैन बाय E1 E2 अप टू En, कि x आपके पास एक एलिमेंट है जो इस E1 E2 से स्पैन होता है, यानी कि x जो है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होता है, वेयर n इज सम फिक्स नंबर, के इसकी डायमेंशन फिक्स है कि आप फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट से इस एलिमेंट इसको स्पैन करा सकते हैं। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पैन, स्पैन क्या करता है कि हर एलिमेंट आपको इसके लिए आपके पास यूनिक अल्फा बीटा गैमा आते हैं कि आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि हर x के लिए आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन के x इज एक्चुअली इक्वल टू द, वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा n xn। हमें एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिल जाती है। एंड इफ वी टेक द इनर प्रोडक्ट, अगर हम इस एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट ले लें विद EJ, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो EJ के साथ इनर प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है x का, कि आप इस सम का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं EJ के साथ। वो क्या करके देगा, इनर प्रोडक्ट में ये कंपोनेंट कॉमन आ जाएगा। इट इज वेरी इजी कि आप इसे ओपन करके देखें, हर एक टर्म में आपके पास जो जो कॉमन आ रहे हैं आप साइड पे ले लें, तो बाकी आपके पास EK का इनर प्रोडक्ट विद EJ रह जाएगा। और हमें पता है EJ और EK का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द 1। वो क्यों, जब भी आपके पास ना ये JJ सेम होगा, देखें ये क्या है, K इक्वल टू 1 to n, ये सारे हर वैल्यू के लिए घूम रहा है, यानी कि मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, हर एक के लिए जब कोई भी आप 1 लेंगे, EJ फिक्स है तो इसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, 2 के साथ भी J का इनर प्रोडक्ट 0, सिर्फ J जो इसमें आएगा उसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट 1 होगा। और हमने ये कह दिया क्योंकि ये आपके पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आपके पास दैट इज इक्वल टू द अल्फा J टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा J। इसका मतलब क्या है कि हर x EJ का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं, x का EJ के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो जवाब आपके पास अल्फा J आता है। ये मेथड हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बताता है, यानी कि वो क्या,
विद दीज कोफिशिएंट्स 6 becomes, ये जो आपके पास 6 इक्वेशन है, देखें x इक्वल टू द समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n अल्फा k e k, ये अगर आप देखें तो इट विल बिकम्स के x इक्वल टू द k इक्वल टू 1 टू n x e k का इनर प्रोडक्ट विद e k. दिस शोज के आपके पास हर ये कैसे आया, आप ऑब्जर्व करें यहां से कि हर सम का हम ई के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो ये इसका मतलब क्या है कि वो जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास, अल्फा जे जो है वो इसके इक्वल है. और उस कोफिशिएंट के साथ देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एक्स का इनर प्रोडक्ट विद ई के साथ लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है अल्फा, वो जो हम अल्फा ले रहे हैं. यानी कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें ना, एक्स इक्वल है समेशन फ्रॉम, हम कह देते हैं यहाँ पे हमने जो डिफाइन की के जे इक्वल टू 1 टू n, के इक्वल टू 1 टू n अल्फा के ई के, ये हमारे पास एक नोटेशन है हर एक्स की. अब यहां पर देखें ये अल्फा के आपको क्या मिलता है, हर एक के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास अल्फा के आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि हर एक के साथ जे के साथ लेते हैं तो अल्फा जे आता है, के साथ लेते हैं तो अल्फा के आता है. अब मतलब ये हुआ कि आपका हर अल्फा के तो इसके इक्वल है, तो क्यों ना आप यहाँ पे एक्स अल्फा के की जगह उसकी ये वाली वैल्यू डाल दें एक्स ई के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरी एक्स इज द इनर प्रोडक्ट फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद ई के टाइम्स ई के. दिस शोज दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कोफिशिएंट्स इन 6 इज सिंपल, कि हर कोफिशिएंट की हर एक अननोन कोफिशिएंट को ऑब्टेन करना बड़ा सिंपल हो जाता है. अनदर एडवांटेज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी बिकम्स अपेरेंट इफ इन 6 and 7 वी वांट टू ऐड अनदर टर्म्स. अगर हम एक और नई टर्म इसमें ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर अल्फा n प्लस 1 ई एन प्लस 1 इसमें ऐड कर दें टू टेक कैरी ऑफ n एक्स टिल्डा. अगर देखें x में हमने एक नया एलिमेंट एक्स एन अल्फा n प्लस 1 ई एन प्लस 1, यानी कि हमने इसकी डायमेंशन इंक्रीज कर दी, तो एक्स टिल्डा हमें नया एलिमेंट मिल जाएगा. और वो किससे स्पैन होगा, वो बजाय E1 से EN तक स्पैन होने के उसमें EN प्लस 1 कंपोनेंट भी हमें चाहिए होगा कि आपने उसके साथ कोई अल्फा n प्लस 1 अप्लाई किया, तब वो आपके पास नया कंपोनेंट आया. तो एक एलिमेंट हमने इसमें मजीद ऐड किया, वो किस लिए, ताकि हम इसमें कैलकुलेशन को दे सकें. देन वी नीड टू कैलकुलेट ओनली वन मोर कोफिशिएंट सिंस द अदर कोफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड. देखें हर एक के लिए वैल्यू अनचेंज है, तो एक नया ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ एक नया एलिमेंट ऐड करने की हमें जरूरत पड़ती है. मोर जनरली if we consider any x belong to the x not necessarily in yn, then we can define y belong to the yn in the setting form of y equal to summation k equal to 1 to n x inner product with ek times ek. वो ek जो है इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा. देखें ये इनर प्रोडक्ट आपको देता क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, दिस इनर प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर. ये आपके पास कोई रियल नंबर, इनर प्रोडक्ट आपके पास हमेशा एक रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर होता है. कोई आपके पास ना वो स्पेस, अगर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है या कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उस पर डिपेंड करता है. तो ये आपका वो जो नंबर है, वो नंबर आपके साथ ई के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके वेक्टर टाइम्स नंबर इज अ वेक्टर, तो आपके पास ये वाई वेक्टर तब ऑब्टेन होता है. वेयर n इज द फिक्स्ड एज बिफोर, जिस तरह हम पहले देख चुके हैं. देन बाय द डेफिनेशन ऑफ z इन सेटिंग के x इक्वल टू द y प्लस z, हर एलिमेंट की आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है. जो भी आप x का एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक y उसकी सब स्पेस में डायरेक्ट सम विद y का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, आपको ये वैल्यू दो वैल्यूज इधर से मिल जाती हैं. दैट इज z इक्वल टू x माइनस वाई, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लेमास और रिजल्ट में कि हर एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाती है. वी वांट टू शो दैट के z और ये आपका y जो है ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से आ रहे हैं. टू रेडिली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, नोट दैट फॉलोइंग कि आपके पास एवरी y बिलोंग टू द yn इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ के, कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के हर y जो है वो अल्फा के ई के समेशन के इक्वल है, वेयर अल्फा के इक्वल टू द
y e k, जिस तरह हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। एज फॉलोइंग फ्रॉम द व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन द राइट बिफोर, या ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओवर क्लेम इज दैट फॉर द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ अल्फा के, जो भी हम अल्फा के लेते हैं उसके लिए हमें ई के एक्स ई के मिल जाता है, वेयर के इक्वल टू 1 to n। वी शैल obtain a y such that के z is equal to the x minus y का इनर प्रोडक्ट विद y लेते हैं तो वो आपस में 0 आता है, यानी कि ये इसके बिल्कुल ऑर्थोनॉर्मल कंपोनेंट हैं। दिस टू प्रूव दिस वी शैल नोट दैट के द ऑर्थोनॉर्मलिटी विल गिव्स अस कि y का जब हम नॉर्म लेते हैं तो y आपको पता है ये भी y की नोटेशन है, ये भी y की है, कि y का y के साथ आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, हर डिस्टिंक्ट टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ वो के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि के साथ उसका नाम ले तो 1 आता है। वहां पे ई के और ई के 1 हो जाएंगे और आपके पास समेशन रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट विद एक्स का इनर प्रोडक्ट विद ई के नॉर्म स्क्वायर, ये आपके पास y के मिल जाएगा। और ये आपको एक नई चीज ड्राइव करने में मदद करेगा जिसे हम बेसल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, x का z के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z की जगह उसकी वैल्यू ले लें, z की वैल्यू x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद y, क्योंकि और इसको स्पेंड करें इस फॉर्म से, y की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर दें, y का y के साथ नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट लें तो नॉर्म स्क्वायर आ जाता है, नॉर्म स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे जब इसे ओपन करेंगे दिस विल गिव्स दिस वैल्यू, y का नॉर्म अभी हम डिफाइन कर चुके हैं, ये आ रहा है। ई के साथ इनर प्रोडक्ट जब आप लेते हैं दैट विल गिव्स यू ओनली दैट टर्म, देखें ये सिर्फ इस टर्म के इक्वल आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि z इज ऑर्थोगोनल टू द y, हेंस द पाइथागोरियन रिलेशन गिव्स के x नॉर्म जो है वो आपके पास वही y का नॉर्म प्लस z के नॉर्म स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ से आप फॉलोइंग कैन ऑब्टेन के z नॉर्म क्या होगा, x नॉर्म माइनस y नॉर्म, और y नॉर्म की जगह आप उसकी ये वाली वैल्यू डाल दें तो इसका मतलब क्या है, चूंकि नॉर्म हमें पता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म आपके पास जो है ना, दिस समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to n नॉर्म इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई के का नॉर्म स्क्वायर लेते हैं, मॉड स्क्वायर लेते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ स्क्वायर। और ये क्वालिटी हमें बेसल इनइक्वालिटी बताती है व्हेन एवर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप n को इन्फिनिटी तक ले लेते हैं तो ये एक यूजफुल इनइक्वालिटी हम ऑब्टेन कर लेते हैं जिसे हम बेसल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। नाउ द सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म सो दैट द फॉर्म ऑफ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आपके पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है क्योंकि हर जो आप टर्म इंक्रीज करते हैं उनका सम भी इंक्रीज कर रहा है। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस बिकॉज इट इज बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस बाय z है तो हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है किसी फाइनाइट नंबर को। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, thus इट्स कन्वर्जेस। सो फ्रॉम द 12 वी इम्प्लाइज दैट कि आप इसका इनफाइनाइट सम भी ले लें, वो जो पिछली क्वेश्चन का, तो हमारे पास एक नई तरह की फॉर्म बन जाती है जिसे हम बेसल इनइक्वालिटी कहते हैं। बहुत यूजफुल फॉर्म है, इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री में और इवन बाकी काफी सारी जगह पे प्रूफ्स में हम इसे यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह हम काशी-शिवाज़ इनइक्वालिटी को अप्लाई करते हैं। ये है क्या, लेट ई के बी द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है पूरा, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। देन फॉर एवरी x बिलोंग टू द x, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई के का सम का मॉड लेकर स्क्वायर लें, क्योंकि इनर प्रोडक्ट रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आप मॉड लेकर स्क्वायर लेते हैं विद k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सारा सम लें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, इसे हम बेसल इनइक्वालिटी कहते हैं। द इनर प्रोडक्ट x विद ई के इज इन 12 इज कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। ये आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ये फोरियर सीरीज जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। नोट दैट इफ x इज इनफाइनाइट डायमेंशनल देन एवरी ऑर्थोनॉर्मल set in x must be finite because it is linearly independent. Hence this 12 we have a finite sum के finite dimensional space में ये finite ही sum आपको मिलता है, और आपके पास for the case of n के लिए भी होल्ड करती है, और infinite dimensional space में summation from k equal to 1 to n ये infinite sum भी आपको मिल जाता है, और ये बेसल इनइक्वालिटी infinite terms के लिए भी होल्ड करती है।
यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। ओवरऑल हमने बेसल इनइक्वालिटीज तक आके देखा, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखी, ऑर्थोगोनल सेट की, ऑर्थोनॉर्मल सेट की, किस तरह से फाइंड करते हैं। हमने इस एग्जांपल्स भी देखी और हम इसके बाद नया ग्राहम श्मिट प्रोसेस भी देखेंगे ताकि हम अपने सीक्वेंसेस को भी ऑब्टेन कर सकें। यहाँ पे हम आपका लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।